So, good morning, everyone. We start the discussion of homework first. Practice assignment, question number 3. ये homework में था. देखिए, a single product company estimated its sales for the next quarter wise as under. Quarter 1, 2, 3, 4 का sales दिया हुआ है. Opening stock of finished goods 10,000 units है. Company expects to maintain closing stock of finished goods at 16,250 units at end of the year. तो opening at 10,000, closing 16,250. The production pattern in each quarter is based on, अब हर क्वार्टर में जो प्रोडक्शन होगा, it will be 80% of sales of current quarter and 20% of sales of next quarter. तो हर क्वार्टर में जो प्रोडक्शन करना है उस क्वार्टर की सेल्स का 80% और अगले क्वार्टर की सेल्स का 20%. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, ओके. और उसके बाद स्टडी मटेरियल में अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. दिस इज़ द सेम ओरिजिनल क्वेश्चन. तो अगर अपन क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का प्रोडक्शन निकालें, एक तो तरीका है कि आप कहेंगे सेल्स दिया हुआ है, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. आप इसमें तकलीफ़ क्या है वो सुन लीजिए. तो 30,000, हाँ, सेकेंड क्वार्टर में कितना है 37,500, थर्ड क्वार्टर 41,250, फोर्थ क्वार्टर, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इसका 20%, हाँ, ये वाला, और ये वापस से ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है. और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दे रखा है कितना होगा 16,250. ये वाला ओपनिंग क्वेश्चन ने दिया हुआ है 10,000. तो अगर इससे हम प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालते हैं, ओके, तो ये अमाउंट आएगा. इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन किया था, हाँ सुन लो भैया एग्ज़ाम, उन्होंने कहा हर महीने का प्रोडक्शन जो करना है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि 80% तो करंट क्वार्टर वाली डिमांड का, ओके. तो 80% तो करंट क्वार्टर वाली सेल्स का, यानी कि 30,000 का 80% कितना हुआ 24,000. इसका 80% 30,000, देन 33,000 और लास्ट में 36. उसके अलावा 20% नेक्स्ट क्वार्टर वाला, हाँ, तो दैट इज 7,500, 8,250, 9,000, 16,250. तो ये जो कैलकुलेशन होगी ये अमाउंट अलग आएगा और ये अमाउंट अलग आएगा, ओके. रीज़न कि अगर अगले क्वार्टर का 20% आप अभी बना लेते हो, हाँ, तो इसका भी 20% पहले से बना हुआ होना चाहिए था, जो कितना होता है 6,000, पर वो एग्ज़ाम में प्रिंटेड कितना था 10,000. तो अगर कोई इस तरह से सॉल्व करता, हाँ, सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था, तो उसमें वी हैड सॉल्व लाइक दिस, ओके. हाँ, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन ये दिया. फिर स्टडी मटेरियल में जो इस क्वेश्चन को डाला है ना, वो 10,000 को काट के उन्होंने करीब 6,000 दिया. भाई इंस्टीट्यूट को अपनी गलती पता चली, हाँ. और वैसे ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले भी शायद कहा था जब अपनी क्लासेस शुरू हुई कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 आंसर्स इंस्टीट्यूट देती है कि किसी ने ये वाला किया है तो भी सही है, ये वाला किया है तो मतलब है तो ये वाला गलत, ठीक है. रादर नोट आना चाहिए कि भाई अच्छा. आप कहेंगे फिर ये मामला बैठ कैसे रहा है. रीज़न, कंपनी ने मान लीजिए इस बार ये पॉलिसी बना ली कि अगले क्वार्टर में जो सेल होने वाली है उसका 20% बनाएंगे. अच्छा, अरे भाई सब सुन लो, ये काम आएगा आप लोगों के. यस, लिसन. सॉल्यूशन क्या किया है वो सेकेंडरी है. ओपनिंग स्टॉक 10,000 इज़ नॉट एन एस्टीमेट, इट इज़ अ फैक्ट. बजटरी कंट्रोल जो चैप्टर है उसमें सब कुछ क्या है, एस्टीमेट्स. तो फर्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में इतनी सेल होगी, ये भी क्या है, एस्टीमेट है. ये सेल होगी, इतना एस्टीमेट है, ये सब कुछ एस्टीमेट है. पर ये 10,000 जो है ये क्या है, एक्चुअल है. अब हो सकता है ना पिछला साल जब लास्ट क्वार्टर था उस वक्त हमको लग रहा होगा अगले साल सेल जो है, अगले महीने जो क्वार्टर में सेल होने वाली है वो एक्स क्वांटिटी की होगी, जिसके 20% के लिए कितना चाहिए 10,000. फिर इस बार जाकर के हमने हमारा एस्टीमेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो वो एस्टीमेट आपने चेंज कर दिया तो ओपनिंग स्टॉक तो चेंज होने वाला नहीं है. तो ऑन दैट लॉजिक दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन, ओके. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ओपनिंग तो जो दिया हुआ वही लेना पड़ेगा, हाँ.
बाकी तो हमने ये वाला फिगर भी क्या किया, एस्टिमेट के बेसिस पर ही लिया है। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि जब क्वार्टर 1 खत्म होकर के क्वार्टर 2 शुरू होगा, इवन क्वार्टर 1 की भी बात करूं, हमने सोचा इस क्वार्टर में 30,000 की सेल होगी, वो होगी, कुछ कम ज़्यादा तो हो ही सकता है। तो लास्ट में भी हमने सोचा इतना सेल क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल के क्वार्टर 1 में हमारा जो सेल्स का एक्सपेक्टेशन है वो 16,250 डिवाइड बाई 20% करके होगा। तो अब एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, उसके कारण भी आपके फिगर्स अलग हैं। अच्छा, लास्ट ईयर हो सकता है हमारी पॉलिसी 80-20% वाली नहीं होगी, हमारी पॉलिसी 1/3 2/3 वाली होगी, तो उसके कारण ओपनिंग स्टॉक ये है। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लॉजिकल सोल्यूशन तो यही है। बट वन कैन इवन आर्ग्यू कि क्वेश्चन ने दिया है ना कि प्रोडक्शन ये करना है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गया बार में, प्रोडक्शन क्या करना है कि 80% इस बार का, 20% अगली बार का। आप कहेंगे फिर लास्ट ईयर वाले में 20% कहाँ से लाएंगे, तो लास्ट में तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हम ये मान लेंगे कि ये अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर का 20% है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन निकाल लेंगे। हाँ, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। हाँ, पर इंस्टीट्यूट ने खैर अब तो इसकी रामायणी मिटा दी है। स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे वहाँ पे 10,000 की जगह क्या कर दिया, 6,000 के, झगड़ा ख़त्म। वैसा एक नहीं कई जगह होता रहता है। ओके, तो जैसा भी आपने सोल्यूशन किया है, हाँ, इसके हिसाब से किया है, कितना कितना आएगा भाई, ये 10,000 से 27,500, 38,250, 42,000, 52,250। हाँ, इसमें बस यहाँ पे ही फ़र्क आएगा 31,500, बाकी तो ये सब सेम ही आएंगे। ओके, हाँ जी, तो लिसन केयरफुली वेदर यू डन लाइक दिस और दिस, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव ओनली वॉज टू टेल यू व्हाट हैड हैपेंड। हाँ, क्या किया, मैक्सिमम यही वाला किया है क्या ये वाला भी किया है? चलिए, इसके हिसाब से साल भर का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 3 लाख टू, क्या भाई टोटल पूछ रहा हूँ, 3,20,000 प्रोडक्शन क्वांटिटी साल भर की। ये 320 नहीं है, मैं तो इसी की टोटल पूछ रहा हूँ भाई, इसकी टोटल कितनी हुई, 160। भाई कैलकुलेटर पे टोटल लगा ही लो ना, नहीं घर पे क्या आई थी वो अलग बात है। अब आगे क्या लिखा है, द कंपनी प्रपोज टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल in first 3 quarters in the proportion and at the prices given below। अब साल भर में ये प्रोडक्शन हमको करना है, इसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ, वो क्वेश्चन कह रहा है हम साल में 3 बार में खरीद लेंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, मतलब फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी खरीदारी नहीं होगी, सारी परचेजिंग 3 क्वार्टर में ही। और कितना कितना परसेंट खरीद लेंगे, 30, 50, 20%, और क्या रेट में खरीदेंगे, 2, 3 and 4। The value of opening stock of raw material in beginning of the year is 20,000 rupees, 20,000. You are required to present the following for the next quarter, quarter wise production budget, ये तो quarter wise हो गया। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट, अच्छा, 1 यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए भाई, तो ऊपर वो आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगनिंग में 10,000 kgs था, और नीचे उसकी वैल्यू दी है 20,000 रुपये का था, तो 2 रुपये वाला हो गया। एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 kg। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। तो इतने यूनिट्स अगर फिनिश गुड्स के बनाने हैं इंटू 2, टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, 3,20,000 kgs। और इसकी शॉपिंग जो करनी है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। क्वेश्चन ने कहा है साल भर में जो हमको रॉ मटेरियल परचेज करना है, बी वेरी क्लियर, ये रॉ मटेरियल क्या है, कंज्यूम्ड। एड क्लोजिंग कितना, क्लोजिंग तो 5 है और ओपनिंग 10,000, तो परचेज 3,15,000 kg साल भर में ख़रीदना है। और वो हमको परचेजिंग जो करनी है क्वार्टर 1 में कितनी करनी है भाई, 30%, कितना हुआ, 94। क्वार्टर 2 में 157,500, और यहाँ 63,000 kg। क्या रेट में ख़रीदना है, 2, 3, 4। तो ये हमारा रॉ मटेरियल का परचेज बजट हो गया।
हाँ, बी वेरी क्लियर। क्वेश्चन ने कहा है रॉ मटेरियल 3 क्वार्टर में खरीद के ख़त्म कर देंगे। ओके, अब रॉ मटेरियल का क्वेश्चन ने कहा है, एक तो कंजम्पशन बजट भी पूछा है। कंजम्पशन तो ये रहा भाई 3,15,000 kgs, ये हो गया परचेज बजट। पॉइंट नंबर 4, प्राइस्ड स्टोर्स लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये इस चैप्टर में मटेरियल वाला चैप्टर डाल दिया, प्राइस्ड स्टोर्स लेजर। मटेरियल वाले चैप्टर में स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाए थे अपन ने, फीफो से भी। देखिए अब थोड़ा सा अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, स्टोर्स लेजर अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी बनाया और उसमें कभी फीफो लिफो वाली फीलिंग नहीं आई, उसमें डेबिट क्रेडिट लेजर की तरह बनाया। और जो अपन ने मटेरियल वाले चैप्टर में स्टोर्स लेजर बनाया था 3 कॉलम वाला, रिसीट, इश्यूज, बैलेंसेस, जो आप लोगों ने सी फाउंडेशन में चैप्टर किया होगा ना, वो अकाउंट करंट नहीं, इन्वेंट्री का नहीं पता, अकाउंट करंट में भी आपने लेजर बनाया होगा ना वर्टिकल फॉर्मेट वाला। एक तो टी फॉर्म वाला होता है डेबिट क्रेडिट, एक क्या होता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट करंट पासबुक के फॉर्मेट में। तो ये जो अपना स्टोर्स लेजर रिसीट इश्यूज बैलेंस है, वही तो है। रिसीट इज डेबिट, इशू इज क्रेडिट एंड देन बैलेंस। हाँ, उसमें कॉलम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, और मेथड के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन ने कहा है वो स्टोर्स लेजर भी आपको बनाना है। हाँ जी, तो स्टोर्स लेजर अब हम बनाएंगे। तो रिसीट, इश्यू एंड बैलेंस। हाँ, क्वार्टर 1 ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई 10,000 kgs, क्या रेट में खरीदा हुआ 2 रुपये के हिसाब से 20,000। क्वार्टर 2 में परचेस कितना किया अपन ने 94,500 kgs एट द रेट ऑफ 2, और क्वार्टर 2 में ये तो हुआ परचेस। फिर इशू हुआ है कितना, हाँ वो भी थोड़ा अपने को निकालना पड़ेगा। क्वार्टर वाइज अपना वो प्रोडक्शन आया हुआ था ना, फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन कितना था 27, क्वार्टर 2 का कितना आया था 38, क्वार्टर 3 42, क्वार्टर 4 52, 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 kgs बराबर। तो ये रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आ जाएगा। क्वार्टर 1 में कितना चाहिए 55, क्वार्टर 2 76,500, 84,000, 1,04,500। तो 55,000 आपको इश्यू करना है। हाँ, 10,000 तो कौन सी रेट वाला इश्यू होगा 2 रुपये वाला, 45,000 कौन सी रेट वाला होगा, ये भी 2 वाला ही है, कि आपके पास स्टॉक कितना हो गया था 10,000 एट द रेट ऑफ 2, 94,500 एट द रेट ऑफ 2। हाँ, अब ये इश्यू होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा भाई, हाँ 10 में से 10 चला गया, 94 में से 45 चला गया, कितना 49,500 kgs एट द रेट ऑफ 2। ये क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक। क्वार्टर 3 हाँ कितना परचेज किया अपन ने 157,500 एट द रेट ऑफ 3। तो स्टॉक हमारा हो गया 49,500 एट द रेट ऑफ 2, 157,500 एट द रेट ऑफ 3। अब एक मिनट, गलत कर दिया क्या, ये क्वार्टर 1 है। हाँ, फिर ये क्वार्टर 2। हाँ, क्वार्टर 2 में कितना इशू करना है अपने को 76,500। तो 76,500 किस में से लेंगे 49,500 तो 2 रुपये वाला, हाँ पीछे कितना बचा 27,000 3 रुपये वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा भाई 1,30,500 एट द रेट ऑफ 3। क्वार्टर 3 हाँ परचेज कितना किया है 63,000 एट द रेट ऑफ 4। तो स्टॉक में आपके पास 1,30,500 और 63,000 3 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ वाला मटेरियल है। अब क्वार्टर 3 में मटेरियल कंज्यूम कितना करना है, हाँ जी, तो 84,000 पूरा का पूरा कौन सा वाला हो जाएगा 3 रुपये वाला। तो स्टॉक में 1,30,000 में से 84 गया, कितना बचा 46,500 और 63,000 एट द रेट ऑफ 3 एंड 4। क्वार्टर 4 में परचेज कुछ नहीं है, हाँ इशू कितना करना है 1,04,500। तो 46,500 तो इशू होगा कौन सा वाला 3 रुपये वाला, और बाकी का
500 इशू होगा एट द रेट ऑफ 4 वाला। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है भाई? क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? कहीं पे एक 500 का गड़बड़ है क्या? है जी? हाँ, ये 58,000 होगा, सॉरी। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 एट द रेट, अच्छा क्लोजिंग बचना तो 5 ही चाहिए ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग में अपन ने रॉ मटेरियल परचेज निकाला कैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 5,000 था तो 5 ही बचेगा। अच्छा फीफो है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस में से बचता है? लास्ट परचेज, देख लो उसी में से बचा हुआ है। हाँ जी, अब कोई डाउट्स किसी को? हाँ, अब किसी ने अगर वो सेकेंड अल्टरनेटिव से सॉल्व किया है तो सब चीज़ें अलग अलग आएगी। ओके, उसका फर्स्ट क्वार्टर का कंजम्पशन अलग आएगा, तो फर्स्ट क्वार्टर का इशू भी अलग आएगा, परचेज भी थोड़ी सी चेंज आएगी हर क्वार्टर की। ओके, हाँ, लास्ट में आंसर वही रहेगा 5,000 एट द रेट ऑफ 4 रुपये। देन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, on 30th September 2019, balance sheet of Melodies Private Limited, retailers of musical instrument was as under. So ordinary shares of 10 each, fully paid up, reserves, proposed dividend, creditors, equipment, less depreciation, stock, debtors, bank. अब आपके दिमाग में आएगा प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में क्या कर रहा है? ये तो आना ही नहीं चाहिए, ये अकाउंट्स नहीं है, कॉस्टिंग है बस। ठीक है जी? और क्वेश्चन भगवान है, ये तो आपको शुरू से पता ही है। नाउ कंपनी इज डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड की होती है, फ्यूचर की, हिस्ट्री की प्लानिंग नहीं होती। एंड ऑन 1 October 19 इट सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, सितंबर का एक्चुअल ये था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बजटेड ये है। अच्छा, सितंबर में देखिए क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 15,000 एक्चुअल में, और बैलेंस शीट में डेटर्स भी कितने हैं? 15,000। तो इससे पता चल गया एक महीने के ही डेटर्स। हाँ, 15 की अगर 30,000 होते तो आप कहते हैं कुछ ज़्यादा है। हाँ, 2 महीने तो मैं नहीं कह सकता, पर ज़्यादा है, कि उस केस में फिर क्वेश्चन आपको अगस्त भी क्या करता? सेल देता। अच्छा, बैलेंस शीट में मान लो क्रेडिट डेटर 7,500 ही होते और सेल कितने? 15,000 की है, इसका मतलब 15 दिन का उधार हो गया, तो उसके हिसाब से अपने को 50% कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 40,000 के और सितंबर की परचेज भी 40,000 थी, इस मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट भी अपन 1 महीने से करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में नीचे ही कुछ मिलेगा, अरे क्रेडिट सेल का कलेक्शन पेमेंट कब होता है, बैलेंस शीट इसीलिए दी आप बैठ के इन्फर कर सको। ऑन 1 October 19 the equipment will be replaced at a cost of 30,000। ये पुराना वाला इक्विपमेंट 30,000 में नया खरीदेंगे। 14,000 will be allowed in exchange for the old equipment and a net payment of 16,000 will be made। हाँ, नया इक्विपमेंट 30,000 का लेंगे, पुराना वाला वो कितने पैसे कम कर देगा? 14,000। नेट कितने पैसे देने हैं? 16,000। बी वेरी क्लियर। जहाँ तक मेरा कैश बजट है उसमें को प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, पैसे कितने जाएंगे? 16,000। P&L अकाउंट की बात करूं, इक्विपमेंट की WDV 15,000 थी, 14,000 में दिया, 1,000 का लॉस। डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन December 19। वो जो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड है, क्वेश्चन कह रहा है उसका पेमेंट कब हो जाएगा? दिसंबर में, तो कैश बजट में दिसंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। फॉलोइंग एक्सपेंस विल बी पेड। वेजेस 3,000 पर मंथ, एडमिनिस्ट्रेशन 1,500 पर मंथ, रेंट 3,600 है फॉर द ईयर टू September 20 टू बी पेड इन October 19। हाँ, रेंट 1 साल का 3,600 रुपया है, जो कहाँ तक का है? अगले साल 30 सितंबर तक का, मतलब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 12 महीने का। और ये सारा का सारा पेमेंट कब करना है? October 19 में, मतलब साल के एडवांस में ही पूरा 12 महीने का पे कर देते हैं। कैश बजट में तो जितना पेमेंट किया हुआ जाएगा,
P&L बनाऊंगा तो 3 महीने का आएगा, बाकी 9 महीने का प्रीपेड। GP rate on sales is 25%. Prepare a cash budget for 3 months ending 31st December. फिर इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट। हाँ जी। तो कैश बजट कौन कौन से महीने का बनाना है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस 35,000। अब रिसीट्स के अंदर एक तो कैश सेल्स, फिर डेटर्स का कलेक्शन। हाँ, यहाँ पे 15,000 जो सितंबर वाला था। अक्टूबर की सेल का पैसा नवंबर में कितना? 18,000। फिर 20,000। कैश सेल्स कितनी कितनी? 5, 6, 8,000। हाँ, और तो कोई रिसीट आनी नहीं है। पेमेंट्स में क्रेडिटर्स को 40, 23, 27। देन यू हैव फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट 16,000, डिविडेंड का पेमेंट 15,000 दिसंबर में। फिर वेजेस कितना? एवरी मंथ। और एडमिन एक्सपेंस कितना? हर महीने। और रेंट का सारा पेमेंट 3,000। ये पूरा यहीं पर बस। तो क्लोजिंग बैलेंस बोलो भाई। 9,000 एग्जैक्ट 100। ये भी ओवरड्राफ्ट है। 31,100। अब P&L अकाउंट कितने महीने का बनाना है भाई? 3 महीने का। सेल्स, हाँ, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। हाँ, ड्यू बेसिस पे कैश सेल्स कितनी? टोटल निकालिए सब मिला के, कैश क्रेडिट। हाँ, ओपनिंग स्टॉक। हाँ, अब आपके मन में आएगा कि स्टॉक के बारे में तो कुछ रामायण दी नहीं है, हर महीने के एंड में स्टॉक कितना, तो मुझे चाहिए भी क्यों? क्वेश्चन है दिया हुआ खरीदारी कितनी करनी है। कैश बजट में तो वही लिखना है जितना पेमेंट किया। भाई कैश बजट में अपने को क्या चाहिए? क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया, परचेज दिया और ये पता चल गया 1 महीने बाद दिया जाता है तो काम खत्म हुआ। हाँ, पर आप कहेंगे P&L बनाते वक्त तो चाहिएगा, निकाल लेंगे अभी। परचेज 26,000, 76। हाँ, GP पता है अपने को। हाँ, GP कितना? हाँ, पहले GP बोलो। 20,500। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हाँ, अब वेजेस। हाँ बोलो, वेजेस नीचे क्यों लिख रहा हूँ मैं? सिंगल एंट्री वाला चैप्टर याद करो। पहली लाइन क्वेश्चन कह रहा है 30 सितंबर बैलेंस शीट ऑफ मेलोडीज प्राइवेट लिमिटेड। अंडरलाइन करिएगा, रिटेलर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। याद आया? सिंगल एंट्री, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वेजेस कहाँ पे आएगी? P&L में, ठीक है। ट्रेडिंग में लिख दिया चलेगा, कोई चिंता मत करो कि अकाउंट्स तो है नहीं, कॉस्टिंग है, ठीक है। बट ध्यान रखने वाली बात है, ओके। हाँ, वेजेस कितना? 9,000। एडमिन 4,500। रेंट 900। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 1,000। डेप्रीसिएशन, नई वाली एसेट 30,000 पे 3 महीने का क्या रेट है? 10%, 750। गेट द नेट प्रॉफिट लॉस है जी 13,350। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 34,500। वेजेस अगर आप ऊपर लिखते हो तो नेट प्रॉफिट 9,000 से ज़्यादा आएगा। नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा ना, कि नहीं आएगा? अच्छा, मेरे को क्या मालूम, मैं तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा
जीपी तो उतना ही रखोगे आप और नीचे खर्चा नहीं लिखोगे तो नेट प्रॉफिट तो ज़्यादा आएगा ना। अभी ये 13,350 थोड़ी आ रहा है, ये तो आपके आ रहा है। सबने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है क्या जीपी? क्या कोई पीने वाला भी है? चलो आपके हिसाब से सॉल्यूशन चेंज कर देता हूँ बस। वेजेज 9,000। हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा फिर? 43,500। हाँ तब ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। हाँ अगर आप वेजेस ऊपर से नीचे लाते हो, क्लोजिंग स्टॉक ही चेंज नहीं होता है, नेट प्रॉफिट भी चेंज होता है। ठीक है, फिर ये 13,000 नहीं आएगा, उसमें से 9,000 कम कर दो, 4,350 ही आएगा। ठीक है। हाँ बैलेंस शीट तो बन जाएगी, कोई है नहीं उसमें कुछ। बनवाऊँ क्या बैलेंस शीट भी? हाँ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वो तो वही आएगी, कितनी दी? 20,000। पीनल अकाउंट 23,350। पहले कितना था? 10,000, उसमें प्रॉफिट जुड़ गया। क्रेडिटर्स 26,000। फिक्स्ड एसेट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट 31,100। फिक्स्ड एसेट वो नई वाली आएगी अब खाली 29,250। डेटर्स लास्ट एक महीने की सेल का स्टॉक 43,500। प्रीपेड रेंट 2,700। चेक करिए। तो ठीक है, थोड़ी अकाउंट्स की प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, और क्या है। हाँ जी, अब आगे और कौन सा था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये तो आसान ही था, क्लास में क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। प्रोडक्ट ए एंड बी। हाँ निकालो भाई, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी कितनी आई? 4,000। अब रॉ मटेरियल, हाँ कंज्यूम्ड कितना होएगा दोनों का मिला करके बताओ? 29। रॉ मटेरियल परचेज नहीं, कंज्यूम पूछा है भाई, आया हुआ है ना। एक एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 5 kgs और 4 kgs, बस इसी को मल्टीप्लाई करके कंज्यूम निकालना है, यही करना था। रॉ मटेरियल दो है क्या? अच्छा एक्स और वाई, ओ सॉरी, तो एक्स एंड वाई। हाँ बताओ भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ए और बी में मिला करके एक्स कितना? 25,300। 35,720 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, परचेज क्वांटिटी 36,950। 936। हाँ क्या ये नहीं आ रहे हैं क्या? क्या कर दिया? हाँ जी, उसके बाद हाँ क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या? मटेरियल का परचेज बजट, वेजेस बजट। हाँ वेजेस में सेम वैसे ही वाला पॉइंट है ना शायद इसमें, आइडल टाइम और एफिशिएंसी वाला। हाँ जी, तो वेजेस, हाँ स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड, हाँ ये 2,480 यूनिट्स और 4,300 यूनिट्स। एक एक यूनिट को बनाने में कितने कितने घंटे चाहिए भाई? 3 and 5 आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिएंगे? 28,940 आवर्स। एफिशिएंसी 80% है, तो 28,940 डिवाइडेड बाई 80%, 36,175। एट 20% आइडल टाइम, 43,410। नॉर्मल आवर्स कितने हैं? 28,800। तो ओवर टाइम 14,610। ठीक है, फिर इनटू वेज रेट हो जाएगा। और कौन सा था होमवर्क में? बस इतना ही थे। चलिए अब क्लास असाइनमेंट।
यस, हाँ, क्लास असाइनमेंट का वो 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया भाई। हाँ, कितना आया सब मिला के टोटल ओवरहेड्स फर्स्ट लेवल पे 230, नहीं मतलब फैक्ट्री एडमिन S&D जो भी थे सब मिला करके 2,35,000, 250, सेकेंड लेवल 49,500, थर्ड लेवल 263, 78,000, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ। तो नॉर्मल आउटपुट उनका 8,000 यूनिट्स का होता है इन देयर मशीन शॉप। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दे हैड प्लान्ड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो नॉर्मल तो 8,000 करते हैं, जनवरी का उनका प्लानिंग था 10,000 यूनिट्स का। Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units in January. पर जनवरी के मिडिल में एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन कितने पे आ गया भाई? 6,000 पे, ठीक है। तो प्लानिंग था 8,000 का, सॉरी 10,000 का, एक्चुअल आउटपुट हुआ 6,000 का। Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid 10% of the savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than budgeted provision. अब indirect overhead जो भी है उस machine shop के, उसका पूरा बजटिंग होता है और फोरमैन को जितना किसी भी महीने में वो पैसा बचाता है उसका 10% उसको बोनस मिलता है। द फोरमैन हैज़ पुट इन अ क्लेम that he should be paid a bonus of 88.5 rupees for the month of January. The works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. वो 10,000 से 6,000 पे रह गए और वो कह रहा है बोनस चाहिए। The relevant figures are as under. Indirect manufacturing expenses की सब रामायण लिखी है। For a normal month, planned for January, actual cost for January. फॉर नॉर्मल मंथ का मतलब 8,000 यूनिट्स के हिसाब से ये प्लान फॉर जनवरी का मतलब 10,000 के लिए प्लानिंग थी और एक्चुअल कॉस्ट जनवरी में इतनी लगी। ओके, और अब आपको ये सब खर्चे दिए हुए हैं। हाँ, टोटल देखिए, नॉर्मल मंथ में था 5,290 लगना चाहिए, प्लानिंग में हुआ 5,875, एक्चुअल में उसने 4,990 का ही खर्चा किया। कितने पैसे बचा लिए भाई? 5,875 वर्सेस 4,990, अभी 885। उसका 10% उसने कह दिया 88.5 दे दो। अच्छा, दे आस्क यू, डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर? इज द फोरमैन इंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी? सब्सटेंटिएट योर आंसर्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। है जी, हाँ, आप कहेंगे प्लानिंग जो थी 10,000 के लिए थी, एक्चुअल में 6,000 बनाए, तो क्या खर्चे सेम अलाउड होंगे या चेंज होंगे? कौन से चेंज होंगे? वेरिएबल वाले। इसका मतलब कुल मिला के मुझे एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, किसके लिए? 6,000 यूनिट के हिसाब से। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा ना, खर्चे वेरिएबल वाले कौन से हैं, फिक्स वाले कौन से हैं, वो कैसे पता लगाऊं? तो देखिए, नॉर्मल मंथ का खर्चा और प्लानिंग फॉर जनवरी, उसमें जो खर्चा सेम है वो तो हो गया फिक्स, जो प्रपोर्शनेटली चेंज हुआ सेम वो हो गया वेरिएबल, और जो डिसप्रपोर्शनेटली चेंज हुआ वो सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट। तो ढूंढो भाई फिक्स वाले खर्चे क्या क्या है। सैलरी तो आप कहेंगे फिक्स ही है, 1,000 से 1,000। इनडायरेक्ट लेबर, हाँ, नॉर्मल मंथ का मतलब 8,000 के लिए ये था और 10,000 के लिए है। चेक करो भाई प्रपोर्शनेटली चेंज हुआ क्या। कैलकुलेटर पे 720 था, अच्छा 8,000 से 10,000 पे जाने का मतलब कितना परसेंट बढ़ा भाई? देखिए, मैथमेटिक्स फास्ट अप्लाई कर सकते हो ना। 8,000 का
नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, हमने प्लानिंग की 10,000 की, कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? 25%। तो जो खर्चा 25% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो तो प्योरली वेरिएबल है, और जो 25% इंक्रीज नहीं हुआ है वो सेमी वेरिएबल है। तो देखो भाई, इनडायरेक्ट लेबर 720 में 25% जोड़ो, वेरिएबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है। रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ, ये 600 में 25% जोड़ता हूँ तो कितना होता है? 750, पर ये तो 650 ही आ रहा है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है। और पावर कॉस्ट 800 में 25% जोड़ते हैं तो ये भी सेमी वेरिएबल आ रहा है। टूल्स 320 में 25% जोड़ो भाई, वेरिएबल आ रहा है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये तो फिक्स हो गया। डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया, इंश्योरेंस फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब आंसर लिखो। पहले एक लाइन लिखे, सिंस द एक्चुअल आउटपुट is less than planned output, since the actual output is less than planned output, so we have to prepare a flexible budget. We have to prepare a flexible budget for 6,000 units of actual output ठीक है, identifying fixed, variable and semi variable expenses, identifying fixed, variable and semi variable expenses with the help of normal output and planned output, with the help of normal output and planned output. So लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Normal output was 8,000. Normal output was 8,000 and planned output was 10,000. नॉर्मल 8,000 था और प्लान्ड जो था वो 10,000 था। So expenses which has increased by 25%, expenses which have increased by exact 25% are variable. Expenses which have increased by exact 25% are variable. That is, हाँ, कौन कौन से मिले भाई? Indirect labor, material, tools, ये तीन ही थे। Indirect material, labor and tools. तो सेमी वेरिएबल में अपने एक तो रिपेयर मेंटेनेंस हो गया और एक पावर कॉस्ट, ये दो का इकट्ठा अलग अलग करना है। नाउ रिपेयर मेंटेनेंस, अगले पैराग्राफ में, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पावर कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल segregated as follows. Repair maintenance and power cost are semi variable segregated as follows. Repairs and maintenance, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट, हाँ, तरीका आउटपुट वाला मेथड था। मेथड ऑफ सेग्रीगेशन याद है कितने थे? हाँ, एक तो ग्राफिकल मेथड होता था, वो अपने कोई काम का नहीं था। फिर आउटपुट मेथड, डिफरेंस इन ओवरहेड्स अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। फिर एक हाई वैल्यू लो वैल्यू, डिफरेंस इन ओवरहेड्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, वो सेल्स का परसेंटेज आ जाता था। और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स,
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो आउटपुट मेथड का ही थोड़ा सा मैक्स वाला फॉर्मेट था। तो अपने तो बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा आउटपुट मेथड ही काम में लेना होता है यूनिट्स हो जब। तो देखिए रिपेयर मेंटेनेंस 600 से बढ़ के 650 हुआ, कितने से बढ़ा भाई 50 रुपये से, और यूनिट्स 8000 से बढ़ के कितने हो गए 10,000। तो 2000 यूनिट्स बनाने पे 50 रुपये का खर्चा और आया है। तो वेरिएबल कितना हुआ 0.025 पर यूनिट, तो वेरिएबल हुआ। हाँ जी, तो फिक्स कितना हो जाएगा, सपोज़ 8000 पे चेक करें, टोटल कितना है 600 रुपये, और 8000 इंटू 0.025 अगर मैं निकालूँ तो है जी 400 तो वेरिएबल हुआ, 200 वेरिएबल हुआ, तो 400 आपका क्या हो गया फिक्स। ठीक है, हाँ याद आ गया भाई ओवरहेड्स वाला चैप्टर। देन पावर कॉस्ट, हाँ वेरिएबल वाला कंटेंट। हाँ बिजली का खर्चा देखिए 875 वर्सेस 800 अपॉन 10,000 माइनस 8,000, 0.0375 पर यूनिट तो हो गया वेरिएबल। हाँ फिक्स वाला 8000 यूनिट्स के हिसाब से 800 माइनस 8000 इंटू 0.0375, फिक्स इज 500। ठीक है, now we prepare a flexible budget. हाँ इसमें अपन प्रेजेंटेशन ही कुछ इस तरह से कर देते हैं। फिक्स्ड सैलरी ऑफ फोरमैन 1000, फिर रेट्स एंड टैक्सेस 150, डेप्रिसिएशन 800, इंश्योरेंस 100। हाँ जी, कितना फिक्स वाले खर्चे 2050। नाउ वेरिएबल में इनडायरेक्ट लेबर 720 का खर्चा था 8000 यूनिट्स पे, हमने 6000 बनाए हैं, तो उसके हिसाब से कितना लगेगा भाई। हाँ जी 540, ये 800 रुपये था, 6000 पे कितना लगेगा 600। हाँ एक और कौन सा था भाई, टूल्स देखिए कितना खर्चा था 320 रुपये था 8000 यूनिट्स पे, तो 6000 पे कितना लगेगा 240। ये प्योरली वेरिएबल वाले खर्चे हो गए। हाँ भाई ज़रूरी नहीं है जोड़ लगाओ लगाओ, मैंने ऐसे ही लगा दी भाई, फिक्स अलग वेरिएबल अलग, और फिर नीचे कौन सा आ जाएगा सेमी वेरिएबल, उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ उसका वेरिएबल पार्ट फिक्स पार्ट। हाँ वेरिएबल वाला पार्ट 0.025 इंटू 6000 कितना हो जाएगा 150 रुपये, और फिक्स वाला पार्ट 400, टोटल कितना हो जाएगा 550। हाँ पार कॉस्ट वेरिएबल वाला पार्ट 0.0375 इंटू 6000, और फिक्स वाला 500 रुपये है। हाँ 6000 पे कितना होगा भाई ये 225 प्लस 500 725।
ठीक है। हाँ जी, तो जो वेरिएबल वाले हैं प्रोपोर्शनेटली 6000 के निकाल दिए, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल वाला वही। अच्छा, अपन ने रेट पर यूनिट निकाल दी, तो सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स जो 6000 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिक्स वाले एज इट इज़ ले लिए। ये 1275, हाँ ये कितना हुआ भाई? 13, हाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की ग्रैंड टोटल 4705। तो फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आना चाहिए था, और एक्चुअल में आई कितनी है? 4990। तो उसने कुछ बचाया नहीं, उल्टा खर्चा ज़्यादा किया है। बोनस देना नहीं, उससे लेना चाहिए। फिनिश्ड? हाँ, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट में लिखिए एक्चुअल कॉस्ट, वो लिखना तो पड़ेगा ना कि फोरमैन को बोनस देना नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट 4990। हाँ, ये लिख दिया टोटल कॉस्ट बजटेड, फिर नीचे एक्चुअल कॉस्ट 4990। सो लिखिए 10 फोरमैन इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू एनी बोनस। 10 foreman is not entitled to any bonus because actual cost exceeds flexible budget. Actual cost exceeds flexible budget. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A factory is currently working at 50% capacity, produces 10,000 units। हाँ, ये 10,000 यूनिट्स 50% का है कि 100% का है जी? 50, क्योंकि एट 50% दे आर मैन्युफैक्चरिंग 10,000, तो 100% की कैपेसिटी हो गई 20,000। कॉस्ट ऑफ विच इज़ 180 रुपीज़ कंप्राइज्ड एज फॉलोज। अभी 180 रुपये कॉस्ट आ रही है। मटेरियल 100 रुपया, लेबर 30 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपये है। ब्रैकेट में लिखा है 40% इसमें से फिक्स है। हाँ, 30 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है। 40% का मतलब 12 रुपया पर यूनिट फिक्स हुआ, तो टोटल कितना होगा भाई? 12 रुपये पर यूनिट फिक्स एब्जॉर्प्शन करके दिया हुआ है, तो टोटल 12 रुपये को 10,000 से मल्टीप्लाई करके निकालूँ या 20,000 से मल्टीप्लाई करके निकालूँ? और वो तो मालूम है, पर 12 रुपये पर यूनिट ही रहेगा कि 12,000 इंटू टोटल में फिक्स रहेगा? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ टोटल कितना है। 12,000 इंटू 10 करके निकालूँ या 12,000 इंटू 20,000 है जी? 20,000। रीज़न
अरे फिक्स तो है, फिक्स ओवरहेड्स को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं किस बेसिस से एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी से या नॉर्मल कैपेसिटी से? तो नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 है कि 10,000 है? हाँ, आप कहेंगे तो 10,000 तो एक्चुअल है, वर्क करंटली वर्किंग लिखा हुआ है, नॉर्मल हमको क्या मालूम 20 था कि 10 था। तो सुन लो, इसका भी जवाब सुन लो आप सब ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है अभी हमारी कॉस्ट 1 यूनिट को बनाने की 180 रुपये आ रही है, ओके। और 180 रुपये कैसे आ रही है कि 100 रुपये ये 30 रुपये फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है, ये 30 रुपये का खर्चा हमने रेट निकाल लिया है। और क्वेश्चन कह रहा है सब मिला के अभी 10,000 यूनिट जब मैं बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट ये आती है। तो अब बताओ भाई, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स वालों को 12 रुपये जो निकाली है वो 10,000 के हिसाब से निकाली हुई है कि 20,000 के हिसाब से? क्यों, अगर आपका ये कह दो 20 के हिसाब से ही निकाली होगी, तो अगर 10,000 बनाऊंगा तो खर्चा मेरा फिर 12 रुपये नहीं, कितना हो जाएगा 24 रुपये, फिर मेरी एक्चुअल कॉस्ट 180 रुपये पर यूनिट आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा, अगर मैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करूँ तो 12 रुपये इंटू 10,000, एडमिन ओवरहेड्स 20 रुपये पर यूनिट है, उसमें भी 50% फिक्स है, तो 10 रुपये इंटू 10,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 रुपये है। इफ़ कैपेसिटी इज इंक्रीज टू 60%, raw material cost will increase by 2% and selling price will fall by 2%. At 80% capacity, raw material cost increases by 5%, selling price falls by 5%. अब जैसे जैसे कैपेसिटी लेवल चेंज करते हैं रॉ मटेरियल में और सेल्स में हमारे चेंजेस आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द 3 कैपेसिटी लेवल्स। 3 कौन से? 50, 60, 80, and prepare a brief note for the management on profitability of these levels of performance with your recommendation. और मैनेजमेंट के लिए एक नोट बनाइए, प्रॉफिटेबिलिटी किस किस लेवल पे कितनी होगी और आपका रिकमेंडेशन कौन से लेवल पे काम करना चाहिए। हाँ जी, शुरू करिए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ total fixed cost. Calculation of total fixed cost. हाँ जी, कौन कौन से खर्चे हैं? एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ जी, 10,000 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज़ इंटू 40%, 1,20,000। एडमिन ओवरहेड्स 10,000 इंटू 20 रुपीज़ इंटू 50%, 1 लाख। टोटल कितना हो गया भाई? 2,20,000। ठीक है ना? 50%, 60% और 80%। शुरू करिए। बजटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नहीं पूछा है ना भाई, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी आप बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हो। सेल्स क्वांटिटी ये 10,000 है, हाँ 60% पे कितना होगा भाई? 12,000। 80% पे 16,000। सेलिंग प्राइस अभी कितनी है भाई? 200 रुपीज़। हाँ 60% पे जाते ही क्या होगा? 2% जाएगी 196, इधर 5% जाएगी 190। हाँ मैं थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ अभी पर यूनिट मटेरियल 100 रुपया है। जैसे ही आप 50 से 60 पे जाएंगे 2% बढ़ेगा 102, यहाँ पर 5% बढ़ेगा बराबर।
हाँ भाई, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रही है। देन डायरेक्ट लेबर, उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको टोटल के बेसिस पे करना चाहूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 10,000 इंटू 100, फिर क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 100 प्लस 2%, वो याद रखना। वेरिएबल में याद है ना, वेरिएबल में ये मत कर देना अभी 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप कहेंगे अब 60% पे 10 लाख प्लस 2% हो जाएगा। वो 10 लाख 10,000 यूनिट पे 12,000 करते ही 20% तो वैसे ही बढ़ना है, और साथ में 2% प्राइस इंक्रीज और है। देन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ वो 30 रुपये का कितना 60%, 18 रुपये। हाँ, इनमें तो कोई चेंजेस दिए नहीं है। वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स 20 रुपये का 50%, वेरिएबल वाला पोर्शन है 10 रुपये। हाँ जी, तो ये मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट सभी केस में 2,20,000 ही रहेगी, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कंप्लीट कर लो भाई। गॉट द नेट प्रॉफिट्स। बताओ भाई, 50% में नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। वो तो आना ही था, 20 रुपये पर यूनिट इंटू 10,000। हाँ, इधर अब आपका रिकमेंडेशन क्या है भाई? सिक्सटी %। व्हाट यू रिकमेंड, किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए, 50 पे, 60 पे, 80 पे? 60? हाँ जी। देखो क्या होता है ना, आई टेल यू, वेन एवर आई आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैचेज ऑलवेज द आंसर इज 60%। कि अपन सी लोगों की आदत ही ऐसी हो जाती है, कंजर्वेटिव। आप कहेंगे एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व करके भी नंबर उतने ही आने हैं, तो कौन माथा पच्ची करे, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, इन कॉन्ट्रास्ट अगर यही कोई मार्केटिंग वाला होगा, MBA वाले होंगे ना, वो कहेंगे 80%। प्रॉफिट भले ही उतना ही है, ज़्यादा लेवल पे काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी इसका कहीं ना कहीं
इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है, और एटलीस्ट मार्केट में हमारा डोमिनेंस होगा, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा अवेलेबल होगा तो दूसरे लोग कम बेच पाएंगे, मार्केट डोमिनेंस विल बी देयर, प्रॉफिट भले ही होता रहेगा बट विल हैव अ बेटर मार्केट शेयर। तो उस बेसिस पे आप कहेंगे क्या होना चाहिए 80%, और एक अपने जैसे आलसी लोग के क्या है, नंबर तो उतने ही आने हैं, कौन माता पच्ची करे, 60 पे ही काम कर लो, ठीक है। वो अपन लोगों की अप्रोच ऐसी हो जाती है, ओके, कि प्रॉफिट उतना ही है तो क्यों, ठीक है। और आज का ज़माना तो स्टार्टअप का है, घाटा है तो भी क्या चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, कमाई बाद में हो जाएगी, वो अलग बात है, वो बाद में होते होते कभी खुद ही लेट हो जाते हैं, ओके। तो लिखो द कंपनी should operate at 80% levels ठीक है, to earn highest profits आगे लिखिए, even though the net profit is same, even though the net profit is same at 60% level, but still higher capacity utilization is recommended, but still higher capacity utilization is recommended for maintaining higher market share, maintaining higher market share, and possibility of achieving monopolistic positions, possibility of achieving monopolistic positions, पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में, तो मार्केट्स कितने तरह के होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। क्या प्राइस थ्योरी है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हाँ, क्या लिखाया था, टू क्या लिखवाया, possibility of achieving monopolistic positions as well as economies of large scale production, as well as economy of large scale production, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हाँ जी, देखिए, ABC Limited makes 2 types of polish, one for floors, one for cars। तो 2 तरह की पॉलिश बनाती है, एक फ्लोर्स के लिए और एक कार के लिए। इट सेल्स बोथ टाइप्स टू इंडस्ट्रियल यूजर्स ओनली, हाँ, नॉर्मल पब्लिक को नहीं बेचती है, इंडस्ट्रियल यूज, इन 1 लीटर कंटेनर, हाँ, 1 लीटर का एक डिब्बा होता है, ठीक है। द स्पेसिफिकेशन फॉर 2 प्रोडक्ट्स पर बैच ऑफ 100 लीटर्स इज, हाँ, ये सब डिटेल ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर की नहीं, 100 लीटर की दी है, मतलब 100 डिब्बों की हो गई। मटेरियल फ्लोर पॉलिश, कार पॉलिश, 3 तरह का मटेरियल, एक तो डेल्टा, एक गामा और एक कंटेनर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। हाँ, अब क्योंकि 100 लीटर है तो कितने डिब्बे चाहिएंगे, 100, क्योंकि एक डिब्बे में 1 लीटर है, तो ये आपको दिया है। हाँ, मटेरियल डेल्टा जो है वो लीटर में लग रहा है, गामा जो है केजीज में, और ये कंटेनर तो यूनिट्स में है, तो जो भी है सबकी जोड़ लगा देंगे। डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी पैकिंग 12 and 5 man hours, उसमें 16 and 5 man hours. During 6 months ending 30th September, company expects to sell
15,000 liters of floor polish at 9 rupees per liter, 25,000 liters of car polish at 7 per liter. अच्छा 15,000 लीटर का मतलब 150 बैच हो जाएंगे। एक बैच में अगर 100, अच्छा ऊपर ये जो खर्चे दिए हैं 1-1 लीटर के तो दिए नहीं, 100 के दिए हैं, तो अगर मुझे 15,000 के निकालने तो इंटू 150 करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 रुपी अ लीटर फॉर डेल्टा, 8 रुपीज़ अ लीटर फॉर गामा। और कंटेनर का तो ऊपर ही दे दिया है, कॉस्ट पर 100 यूनिट 100 रुपये है, मतलब एक कंटेनर 1 रुपये का है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इन द इंडस्ट्री लुक लाइक बीइंग स्टेबल एट 6 पर आवर and primary wages, packing wages at 4 rupees per hour throughout the period. हाँ ये लेबर की रेट दे दी मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग वालों की। A flexible overhead expense budgeting is used for manufacturing and packing department based on number of man hours worked. हाँ अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पैकिंग डिपार्टमेंट है, इसके ओवरहेड्स के लिए हम फ्लेक्सिबल बजटिंग काम में लेते हैं। ठीक है, लिखा है ना फ्लेक्सिबल ओवरहेड एक्सपेंस बजट, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए हमारा बजट फ्लेक्सिबल वाला है और वो मैन आवर्स पे डिपेंडेंट है। द बजट फॉर 6 months टू एंडिंग ऑन 30 September आर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अगर 5,000 मैन आवर्स काम करेगा तो कितना है 40,000, 6,000 पे 50,000 एंड सो ऑन। सेम वे प्राइमरी पैकिंग वाले का भी दे दिया। General administration overheads are budgeted at 37,000. At the beginning of period of 1st April, pegged stock will be, हाँ ये finished goods का opening stock, floor and car polish. By end of the period of 30th September, it is desired to maintain the pegged stock of product at 3,000 and 4,000 liters respectively. ये closing stock required. A statement of standard prime cost पर 100 लीटर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। हाँ एक प्राइम कॉस्ट फॉर एवरी 100 लीटर्स बनाओ। प्राइम कॉस्ट मतलब मटेरियल और लेबर आ जाएगा। अ सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी ऑफ 6 months। हाँ सेल्स बजट तो दिया हुआ ही है, क्वेश्चन इतने लीटर बेचने, और प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर देंगे। अ प्रॉफिट फोरकास्ट फॉर द पीरियड शोइंग सेपरेट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2 प्रोडक्ट्स बट डू नॉट अटेम्प्ट, मना किया है, टू अलोकेट ओवरहेड्स बिटवीन देम। क्वेश्चन कह रहा है ओवरहेड्स को दोनों में बांटने की कोशिश मत करना। वर्ड यूज़ कर दिया अलोकेट, जबकि होना क्या चाहिए था अपॉर्शन। ये मैंने आपको ओवरहेड्स वाले चैप्टर में भी कई बार बोल दिया और कई बार अपने काम भी पड़ गया। ठीक है, नो ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन। क्वेश्चन कह रहा है ओवरहेड्स को दोनों प्रोडक्ट में मत बांटो, इसका मतलब ओवरहेड्स तो टोटल में ही रखना है। सिर्फ सेल्स में से प्राइम कॉस्ट ही कम होगी, इसका मतलब जीपी आ जाएगा, जीपी की टोटल कर देंगे, फिर ओवरहेड्स माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। ओवरहेड्स प्रोडक्ट वाइज नहीं आएगा। चलो भाई शुरू करो, खूब सारे काम दिए हैं। सबसे पहला प्राइम कॉस्ट फॉर एवरी 100 लीटर्स। हाँ क्वेश्चन ने खैर जो डिटेल दी है वो 100 लीटर की ही दी है, तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, सो स्टेटमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट पर 100 लीटर्स। हाँ पहले वाली पॉलिश कौन सी है भाई? फ्लोर पॉलिश, और दूसरी वाली कार पॉलिश। डायरेक्ट मटेरियल पहला कौन सा भाई? डेल्टा। हाँ डेल्टा की रेट क्या है भाई? 1 रुपया 1 लीटर का है एट द रेट ऑफ 1। और फ्लोर पॉलिश में कितना लीटर चाहिए होता है? 120 लीटर। और कार पॉलिश में 100 लीटर। तो देखिए फ्लोर पॉलिश, हाँ 100 लीटर का फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये 120 लीटर लगेगा, और 1 रुपये के हिसाब से कितने का होगा? 120 रुपये का। और ये 100 लीटर 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का। हाँ जी, गामा क्या रेट का है भाई? 8 रुपया पर केजी है, 8 रुपीज़ अ केजी। हाँ कितने कितने केजी लगेंगे भाई? 20 किलो और 10 किलो, तो 160, 80। कंटेनर्स वो तो 100 रुपये दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग वाला
हाँ, क्या रेट में है भाई मैन्युफैक्चरिंग वाले लेबर की रेट? 6 रुपीज़ पर आवर है, एट द रेट ऑफ ₹6। और कितने कितने आवर्स लगेंगे भाई? फ्लोर पॉलिश में 12 घंटे और उसमें 16 घंटे। 96। पैकिंग वाला 4 रुपये के हिसाब से अवेलेबल है। आवर्स कितने चाहिए भाई? दोनों में 5-5 घंटे ही चाहिए। 5 आवर्स एंड 5 आवर्स, 20 रुपये। तो प्राइम कॉस्ट पर 100 लीटर्स ऑफ फिनिश गुड्स 470 to 396। देन क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक तो सेल्स बजट, आप कहें उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, सेल्स क्वांटिटी, फ्लोर पॉलिश कितने हज़ार लीटर बेचने हैं भाई? 15,000 लीटर। और कार पॉलिश 25,000 लीटर। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिटी में ही बनाना है। ख़त्म हो गया भाई। एक नंबर है, मतलब ये वाला सेल्स बजट ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नहीं। हाँ, फिर क्या पूछा है? प्रोडक्शन बजट। हाँ, थोड़ा दिमाग में फिट कर लो भाई, जब प्रोडक्शन बजट की बात आएगी, प्रोडक्शन किसका करते हो? रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? फिनिश गुड्स की बात हो रही है। परचेज का आएगा, इसका मतलब रॉ मटेरियल का। अच्छा, फिनिश गुड्स 2 हैं तो 2 कॉलम, 3 है तो 3 कॉलम। रॉ मटेरियल परचेज का निकाल रहे हो, रॉ मटेरियल 2, 3, 4 जितने हैं, जितनी चीज़ है उन सब का अलग अलग कॉलम बन जाएगा। तो सेल्स क्वांटिटी हमारे पास है 15,000 और 25,000। ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, जब भी कोई क्लोजिंग ओपनिंग प्लस माइनस करोगे, जो चीज़ है उसी का स्टॉक प्लस माइनस करना है। ये नहीं बना तो रहे फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस कर दिया। ओके, तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट किसका होता है? फिनिश गुड्स। तो स्टॉक की भी बात हो रही है, वो किसकी हो रही है? फिनिश गुड्स। हाँ, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 3 और 4,000 लीटर दिया हुआ है। और ओपनिंग कितना होगा भाई? 2,000 और 3,000 लीटर। तो ओपनिंग माइनस करो, क्लोजिंग जोड़ो, 16,000 और 26,000 लीटर। ठीक है, जी हो गया। अब लास्ट में पूछा है प्रॉफिट फोरकास्ट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। और उससे पहले देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस अपने पास है, प्राइम कॉस्ट भी है, तो कंट्रीब्यूशन या ये कह दो जीपी आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स करेंगे, टोटल भी आ जाएगा। उसमें से ओवरहेड्स माइनस करने हैं, और ओवरहेड्स अब कौन से वाले लगेंगे वो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। हमारे पास प्रोडक्शन आ गया, इतने यूनिट्स बनाने वाले हैं, और एक यूनिट को बनाने में कितने कितने आवर्स लगते हैं वो पता है, तो इससे टोटल आवर्स आ जाएंगे, और टोटल आवर्स में हम देख लेंगे कौन सा वाला बजट फिट होता है। तो शुरू करिए। नेक्स्ट वर्किंग नोट, अब कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, बजटेड आवर्स कितने चाहिएंगे फॉर प्रोडक्शन। देखिए, फ्लोर पॉलिश एंड कार पॉलिश। फ्लोर पॉलिश के 16,000 लीटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, और एक यूनिट को बनाने में 12 घंटे चाहिए। कार पॉलिश के 26,000 लीटर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, और एक यूनिट को बनाने में हाँ, डिवाइड बाई 100 समझ में आ गया भाई, क्योंकि ये जो 12 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, ये किसके लिए है?
100 लीटर के लिए। ये जो कॉस्ट निकाली अपन ने ये किसके लिए है? 100 लीटर के लिए। 100 लीटर के लिए 12 घंटे और 16 घंटे चाहिए, तो 16,000 लीटर में कितने लगेंगे? 16,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 19 टोटल 6080 आवर्स। अब हमको जो टेबल दी हुई है उसमें 5,000 का खर्चा दिया है, 6 का दिया है, 7 का दिया है, 8 का दिया है, पर अपने तो 6,080 आए हैं, तो 6,080 का कैसे निकालूं? तो 6,000 का दिया वही है, फिर 6 से 7 के बीच में जितना इंक्रीज हुआ 80 का अलग से निकाल लूँगा। तो देखिए ओवरहेड्स फॉर 6,000 आवर्स कितने हैं? 50,000। देन ओवरहेड्स फॉर 80 आवर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 से 7,000 का जब खर्चा आवर्स हुआ तो वो 50 से बढ़ के कितना हो गया भाई? 60,000। तो 60,000 माइनस 50,000 अपॉन 7,000 माइनस 6,000 इंटू 80 आवर्स, तो 80 घंटे का कितना होएगा भाई? 800 रुपये। 50,800 भाई। 1,000 घंटे पे 10,000 का खर्चा बढ़ रहा है, तो अपन वही वेरिएबल वाला प्रोपोर्शन मानते हुए कितना हो जाएगा? हाँ जी। देन पैकिंग, हाँ, तो फ्लोर पॉलिश एंड कार पॉलिश, हाँ, कितने आवर्स चाहिएंगे? तो 16,000 लीटर इंटू 5 अपॉन 100, और ये 26,000 लीटर, ये भी 5 अपॉन 100, सही क्या है भाई? तो 2100 आवर्स, तो टोटल ओवरहेड्स 2100 आवर्स का तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में कितना है? 30,000। इस क्वेश्चन में ये जो ओवरहेड्स है टेबल आपको दी हुई है कि ये बजट पे इतना इतना होगा, तो जो बजट अपने एप्लीकेबल था एग्जैक्टली काम आ गया, जब तो ठीक नहीं आया तो जो नियरेस्ट बजट था वहाँ से फिर इंक्रीज़ वाले को अपन ने वेरिएबल मानते हुए कर लिया। हाँ, अगर आपको कॉस्ट शीट वाला चैप्टर याद हो, वी हैड सम टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जहाँ पे वो लेवल वाइज थे कि अगर ये 60% पे ऑपरेट करोगे इतना होगा, 60 से 70 पे जाते ही इतना खर्चा बढ़ जाएगा, फॉर पार्ट देयर ऑफ ऑल्सो। यहाँ पे वैसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई 6 से ऊपर बढ़ते ही सीधा 7,000 वाला लगेगा, तो अपन ने तो नॉर्मल वेरिएबल ओवरहेड्स मानते हुए कर लिया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, फ्लोर पॉलिश, कार पॉलिश, टोटल। सेलिंग प्राइस पर लीटर, हाँ, सेलिंग प्राइस आपको दी है फ्लोर पॉलिश 9 रुपये, कार पॉलिश 7 रुपये, बराबर। नाउ प्राइम कॉस्ट पर लीटर, हाँ, ये 472 रुपये कितने लीटर की है भाई? 100 लीटर की, तो 4.72 3.96, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन कह दूँ, जीपी कह दूँ पर लीटर।
So अगर द कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस प्रॉफिट पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ याद रखिएगा प्रोडक्शन क्वांटिटी काम नहीं आएगी, प्रॉफिट वाले बजट में कौन सी क्वांटिटी काम आएगी, जितना आप बेचने वाले हो, सेल्स क्वांटिटी 64 200 76,000, हाँ दोनों की टोटल लगा लो 140 200। हाँ अब क्वेश्चन ने फिक्स्ड ओवरहेड्स, हाँ मैन्युफैक्चरिंग वाले और पैकिंग वाले, हाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला कितना 50,800, पैकिंग वाला 30,000, उसके अलावा एक और एडमिन ओवरहेड्स भी दिया है ना। हाँ क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि ये ओवरहेड्स को आपको प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन नहीं करना है। हाँ क्वेश्चन नहीं कहता तो अपन अपॉर्शन किस बेसिस पे करते, बहुत सिंपल है, ये 50,800 ये आर्ट्स, ये 30,000 ये वाले आर्ट्स। भाई जब ओवरहेड्स लगी आर्ट्स के बेसिस पे रहे तो दोनों प्रोडक्ट्स में जितने जितने आर्ट्स हैं उस बेसिस पे बांट देते। हाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कितना है 37,000, तो ये तीनों खर्चे माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 3 ही है ना, और तो कुछ नहीं कोई। हाँ बोलिए 20 to 400। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हटा दूँ भाई साहब? क्या हुआ? नहीं कंप्लीट तो नहीं होगा, थ्योरी पढ़ानी है अभी तो इसमें, इस चैप्टर में भी तो थ्योरी है। आज एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़े फैन वैन चालू कर दो ना भाई। जी हाँ देखिए 15 क्वेश्चन। नाइस फिट manufactures ready-made garments by a simple process। तो क्वेश्चन से ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है और एक सिंपल सा प्रोसेस है, क्या है, ऑफ कटिंग द क्लोथ्स इन वेरियस शेप्स देन स्विंग द करस्पॉन्डिंग पीसेस टुगेदर टू फॉर्म द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो पूरा प्रोसेस बता दिया भाई, कपड़े कैसे सिलाई होती है, पहले कटिंग करो फिर वापस सिल दो। द स्विंग डिपार्टमेंट, अब क्या हो गया? हाँ देखो भाई ध्यान से समझिए, द स्विंग डिपार्टमेंट एंड कटिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर who along with the engineering manager reports to director manufacturing। now क्वेश्चन ने आपको कंपनी का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कह दो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह दो, वो दिया है। तो दो डिपार्टमेंट है, कौन से, एक तो कटिंग डिपार्टमेंट ओके और एक स्विंग डिपार्टमेंट। ये दोनों किसको रिपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को। तो ये दोनों रिपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर ओके। और
क्वेश्चन में लिखा है हु मतलब प्रोडक्शन मैनेजर अलॉन्ग विथ इंजीनियरिंग मैनेजर, एक इंजीनियरिंग मैनेजर और है, ये दोनों मिल के किसको रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। ओके, फिर नेक्स्ट लिखा है द सेल्स मैनेजर, पब्लिसिटी मैनेजर एंड क्रेडिट मैनेजर रिपोर्ट टू डायरेक्टर मार्केटिंग। तो एक डायरेक्टर और है, कौन सा वाला? मार्केटिंग वाला, जिसके नीचे 3 लोग हैं। कौन कौन? सेल्स मैनेजर, पब्लिसिटी मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर, और ये सब डायरेक्टर मार्केटिंग को रिपोर्ट करते हैं। हु मतलब डायरेक्टर मार्केटिंग की बात हो रही है, अलॉन्ग विद डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर। ये दोनों किसको रिपोर्ट करते हैं? एमडी को। ठीक है, वो मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना थोड़ा आप लोगों ने कभी, है जी? पढ़ा है, याद भी है। सो नाउ दिस इज द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजिंग डायरेक्टर को 2 लोग रिपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर, और उसके नीचे ये सब लोग हैं। ओके, हाँ, क्योंकि हर जना तो सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट देगा नहीं। नाउ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स द फॉलोइंग फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2019। कुछ बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स और खूब सारे खर्चे दिए हुए हैं। लास्ट में पूछा क्या है? यूजिंग द अबव डेटा प्रिपेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट। आप कहें ये क्या चीज़ होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट। मैंने आपको पहले भी कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था? नहीं बताया तो था, मैंने पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। So responsibility accounting means a simple concept in which आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, they are responsible only in respect of those activities, those costs, those revenues जो उनकी अथॉरिटी में हो। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना, अथॉरिटी कमेंसरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि जिसकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी चीज़ के लिए वो हो सकता है। जो कोई उसकी अथॉरिटी में ही नहीं है, उस खर्चे के लिए या उस एक्टिविटी के लिए उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ओके, सो दैट इज़ अ सिंपल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया है, रादर आप कहेंगे करना ही पड़ता है, तो हम हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना देंगे। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो सिर्फ उन चीज़ों के लिए होगी जो उसके सेंटर के कंट्रोल में है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या मैनेजर्स हैं, वॉट एवर वी से, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 4 सेंटर्स। वन इज कॉस्ट सेंटर, अनदर इज रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। याद आया भाई? अभी ये मैंने आपको पहले बताया था कभी। कॉस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इतनी ही रहनी चाहिए। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू को लेकर के नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट को लेकर के नहीं है। अब समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट रेवेन्यू को कंट्रोल ही नहीं करता, प्रॉफिट उसके रोल में ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसको प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं बना करके क्या बनाऊंगा? कॉस्ट सेंटर। अंडरस्टैंड? जितने भी मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ, उनका सेल से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उनका काम सिर्फ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि उनके कंट्रोल में क्या है? खर्चा। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा वाला बनाया जाएगा? कॉस्ट सेंटर। अब जब कॉस्ट सेंटर बना दिया, तो जब हमने उनको कॉस्ट सेंटर बना दिया,
तो उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो होगा ना वो सिंपल इसी पे बेस्ड होगा कि कॉस्ट कितनी इनकर करनी थी कि कितनी, यानी कि उनका जो बजट बनेगा वो सिर्फ कॉस्ट को लेकर के होगा। हाँ, थ्योरी में क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट सेंटर्स। और ये अपन जो कल परसों कॉस्टिंग का अगला चैप्टर शुरू करेंगे ना थ्योरी, उसके अंदर है, तो उस वक्त मैं नहीं बताऊंगा। हाँ भाई, आप लोगों को लग रहा है यूँ टाइम पास हो रहा है इसलिए, हाँ नहीं तो अभी निकाल ही लो ना, अगला चैप्टर है ना इसमें, पेज 158 मिल गया भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो कोर्स में है आपके, ठीक है। हाँ, तो कॉस्ट सेंटर नाम से वैसे बहुत आसान है। कॉस्ट सेंटर मतलब वो डिपार्टमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट की है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी भी सिर्फ खर्चा करने की है। जनरली आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन वाले, ये सब कॉस्ट करने का ही काम करते हैं। रेवेन्यू जिसका काम सिर्फ सेल्स जनरेट करना है, आप कहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, वो एक रेवेन्यू सेंटर है, उसकी अथॉरिटी क्या है, सेल्स करने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके लिए होगा, सेल्स कम ज़्यादा हुई, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। प्रॉफिट सेंटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। आप कहें ऐसा कैसे होगा कि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग याद करिए, प्रोसेस 1 अपना आउटपुट प्रोसेस 2 को प्रॉफिट जोड़ के देता है, तो अब उसका इवैल्यूएशन जो हम करेंगे, मैं सिर्फ कॉस्ट को अगर देखूं तो वो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं रखेगा, अगर मैं सिर्फ सेल्स को देखूं तो कॉस्ट पे ध्यान नहीं रखेगा। तो अगर मैं दोनों को कंट्रोल रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसका इवैल्यूएशन प्रॉफिट से करूंगा। आप कहेंगे वो तो हमारी यूँ ही मूड था इसलिए कर दिया, अरे भाई मूड वाला नहीं। जब हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट करते हैं ना, उसका जनरली रीज़न जो होता है वो यही होता है कि प्रोसेस 1 का आउटपुट बाज़ार में भी बिकता है, प्रोसेस 2 को भी चाहिए। तो अगर मैंने प्रोसेस 1 को प्रॉफिट सेंटर बनाया तो ऑब्वियसली वो अपना आउटपुट जब प्रोसेस 2 को देगा, चाहे मार्केट में देगा, वो कहेगा किस पे दूंगा भाई, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन भी हम ईयर एंड पे किस पे करेंगे, प्रॉफिट के बेसिस पे। अकाउंट्स की बात करें, वी हैड डन अ चैप्टर डिपार्टमेंट अकाउंट्स। अब डिपार्टमेंट में आपने 2 डिपार्टमेंट बना दिए और डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को अगर प्रॉफिट जोड़ के दे रहा है, इसका मतलब रीज़न वही है कि उसने उस और डिपार्टमेंट को आपने अगर प्रॉफिट सेंटर बनाया हुआ है तो सबसे पहले तो वो कॉस्ट पे देगा ही नहीं। क्यों? वो कहेगा मैं बाज़ार में बेच दूंगा। कॉस्ट पे दिया तो मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मेरे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। से फाइनल में वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को किस रेट पे ट्रांसफ़र करे, और वो प्योरली इसी पे बेस्ड है। अगर वो डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है तो किस पे ट्रांसफ़र करेगा, कॉस्ट पे। पर अगर वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर है तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग इश्यू अराइजेस कि कितना प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफ़र करे, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इसी पर बेस्ड है। ओके, तो प्रॉफिट सेंटर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन अगर मैं कहूँ सेल्स डिपार्टमेंट, वो सिर्फ एक रेवेन्यू सेंटर ही नहीं है, वो खर्चे भी तो करता है। तो जो उसके खर्चे उसकी अथॉरिटी में है, चाहे सेल्समैन को तनख्वाह देनी है, कमीशन देना है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना है, सब किसकी अथॉरिटी में है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो यानी कि उसको मैं सिर्फ रेवेन्यू सेंटर नहीं मान के टू सम एक्सटेंट क्या मानूंगा, प्रॉफिट सेंटर। और लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये तीनों तो इसके अंदर है ही, साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब उसको सिर्फ नेट प्रॉफिट से इवैल्यूएशन नहीं होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा आरओआई से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आप बोलते हो। यानी कि अगर आपने उस डिपार्टमेंट को कह दिया कि 2 लाख का प्रॉफिट कमा के खुश मत कर देना, पता चला कि इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का करा दिया, प्रॉफिट ज़्यादा ले आया, तो वो नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना कराया, उस पर रिटर्न कितना जनरेट किया, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस चीज़ को लेके होकर प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्स। देखिए आरओआई 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है, सेल्स एंड रेवेन्यू। इस मतलब कॉस्ट भी उसको ध्यान रखनी है, सेल्स भी ध्यान रखना है, तो प्रॉफिट का ध्यान रहेगा। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी मिनिमाइज करना है ताकि आरओआई क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। सो दैट इज़ हाउ वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अब बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के 2 डिविजन्स हैं, वन इज़ पैसेंजर व्हीकल्स
ओके। और दूसरा है हैवी व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स कार्स हो गई, हैवी व्हीकल्स में ट्रक्स बसेस ये सब हो गई। अब पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न को मैं एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलूँगा। टाटा मोटर्स क्या कहेगा कि पैसेंजर व्हीकल वाले में हमने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमको इतना रिटर्न चाहिए। तो पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न और ये जो हैवी व्हीकल डिवीज़न है, ये मेरे लिए दो क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। वहाँ टाटा मोटर्स वाले इवेल्युएट क्या करेंगे, हमने इतना इतना इन्वेस्टमेंट दोनों डिवीज़न में कर रखा है, इतना इतना रिटर्न आना चाहिए। अब पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न के अंदर भी आप कहेंगे खूब सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, आपके दूसरे डिपार्टमेंट होंगे। ये सब जो डिपार्टमेंट है ये आपके कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर या प्रॉफिट सेंटर्स होंगे। मान लीजिए पैसेंजर व्हीकल में भी आपने कह दिया कि हमारे कार भी अलग अलग रेंज की होती है ना, आपने कहा एक सस्ती वाली, एक महंगी वाली है, एक प्रीमियम सेगमेंट वाली है, तो आपने अलग अलग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए और हर सेगमेंट के नीचे भी वापस से क्या हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो दैट वे कोई सेगमेंट प्रॉफिट सेंटर होगा तो कोई वापस नीचे भी इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर 2 डिवीज़न हो, हाँ इस एग्जाम्पल में तो नहीं है, बट सपोज कोई कंपनी 2 व्हीलर भी बनाती है और 4 व्हीलर भी बनाती है। BMW 2 व्हीलर भी बनाती है, 4 व्हीलर भी बनाती है। रोल्स रॉयस कार भी बनाती है, एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाती है जी। तो दैट वे क्या हुआ, नहीं बनाती है क्या? सो दैट वे है जी। तो अब उस केस में 2 व्हीलर डिवीज़न भी मेरे लिए क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर, और 4 व्हीलर डिवीज़न भी क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा पे क्या बनाना चाहती है, और हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं मान के क्या कह दिया, प्रॉफिट सेंटर। कि मान लीजिए 2 व्हीलर डिवीज़न एक प्रॉफिट सेंटर, 4 व्हीलर डिवीज़न एक प्रॉफिट सेंटर। अब 4 व्हीलर डिवीज़न के अंदर आप कहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वो सब कोई कॉस्ट सेंटर, कोई रेवेन्यू सेंटर, कोई प्रॉफिट सेंटर। तो दैट इज़ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैप्ड। अब ईयर एंड में जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, कॉस्ट सेंटर के लिए क्या कंपेयर होगा, बजटेड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट। प्रॉफिट सेंटर के लिए क्या कंपेयर होगा, बजटेड प्रॉफिट विथ एक्चुअल प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कंपेयर करने का मतलब उसमें रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही एनालाइज होगी, एंड देन द अप्रेजल विल बी डन, किस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई कि रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। हाँ, आपको क्या फिगर्स दिए हैं, बजट और एक्चुअल्स। तो दे आस्क यू यूजिंग द अबव डेटा प्रिपेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। बहुत आसान है, रिपोर्ट में कुछ नहीं करना है, ये कि एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है, पर्टिकुलर्स, बजट, एक्चुअल, एक कॉलम ऐड हो जाएगा वेरिएंस। रिपोर्ट में ये आएगा ना, बजट ये था, एक्चुअल ये परफॉर्मेंस था, ये वेरिएंस आया। हाँ, अब अपना काम क्या होगा, किस किस के लिए रिपोर्ट बनानी है, तो देख के पूछा है, एक तो डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए बनाओ, एक डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाओ, और एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बनाओ। अब सबसे खास बात समझिए, डायरेक्टर मार्केटिंग की रिपोर्ट बनानी है, इसके लिए इसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, ये तीनों भी अपने आप में क्या है, एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। अच्छा, सेल्स मैनेजर सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसके अंडर में काम होता है, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तीनों के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं वो कहेगा मेरे को क्या मालूम नीचे वाला क्या कर रहा है। ओके भाई, आपके सबऑर्डिनेट जो भी हैं, ठीक है, आप उन सब के लिए तो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो ही। तो इसकी रिपोर्ट बनाने का मतलब ये 3 सब पार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो इन तीनों के कंट्रोल में नहीं है। एक एग्जांपल मैं पूछता हूँ, सेल्स मैनेजर के नीचे जो भी खर्चे हैं वो सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स मैनेजर की खुद की तनख्वाह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये या इसके ऊपर वाला? भाई सेल्स मैनेजर ने 4 सेल्समैन रखे हुए हैं, सेल्समैन को कितना पैसा दे रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल्स मैनेजर। भाई कोई खुद के खर्चे के लिए खुद तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ना। अच्छा, सेल्स मैनेजर को कितनी तनख्वाह देनी है वो सेल्स मैनेजर डिसाइड करता है, डायरेक्टर मार्केटिंग डिसाइड करता होगा, डायरेक्टर मार्केटिंग, यानी कि उसके लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो दैट वे अब अपना काम जो है वो मैच द फॉलोइंग वाला है। ये सारे खर्चे में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा खर्चा किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आता है। तो क्या क्या थे भाई, कटिंग डिपार्टमेंट, स्विंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर,
सेल्स मैनेजर, पब्लिसिटी, क्रेडिट मैनेजर, डायरेक्टर मार्केटिंग, ये सब लोग हैं। तो अब आप बताइए बैड डेट्स, हाँ बैड डेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आराम से शांति से, हाँ थोड़ा नाम पूरे लिखूंगा। ये कटिंग, ये स्विंग, ये इंजीनियरिंग, ये सेल्स, ये पब्लिसिटी और ये क्रेडिट मैनेजर। हाँ, क्रेडिट मैनेजर का काम क्या होता है? क्या होता है क्रेडिट मैनेजर? हाँ, क्रेडिट इवैल्यूएशन, किस ग्राहक को कितना उधार दिया जा सकता है। ओके, तो ये उसका काम है। अब बैड डेट्स हो गया तो किसकी गलती हुई? क्रेडिट मैनेजर की, इवैल्यूएशन बराबर नहीं किया, ज़्यादा उधार दिलवा दिया, तो ये क्रेडिट मैनेजर। हाँ, क्लोथ यूज, हाँ क्लोथ कौन यूज़ करता है? कटिंग वाला या स्विंग वाला? कटिंग वाला। क्लोथ तो वो यूज़ करता है काट के फिर अगले को पकड़ाता है। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, ऑडिट फीस, हाँ ऑर्डर को कौन अपॉइंट करेगा? हाँ, ना तो डायरेक्टर मार्केटिंग, ना मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप कहेंगे ये अपने क्वेश्चन में तो किसी का भी रोल नहीं। हाँ, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की रिपोर्ट पूछता तो उसके अंदर यह खर्चा भी आ जाता। क्रेडिट रिपोर्ट्स, क्रेडिट मैनेजर। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ट्रैवलिंग का खर्चा, सेल्स मैनेजर। सेल्स कमीशन, सेल्स मैनेजर। कटिंग लेबर, कटिंग डिपार्टमेंट। स्विंग थ्रेड, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कपड़े में सिलाई में क्या क्या थ्रेड, धागा कौन काम लेगा? स्विंग डिपार्टमेंट। कैंची आ जाए तो कटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। स्विंग लेबर क्या आ जाए? तो अपन कह देंगे हमको वहाँ पे लेके जाओ, फिर हम जवाब देंगे। एग्ज़ाम में कहते हैं ना गाड़ी मंगाओ भाई, ये कहाँ पे कंपनी लेके चलो। हाँ, स्विंग लेबर, स्विंग डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट की सैलरीज, क्रेडिट डिपार्टमेंट की सैलरी, क्रेडिट मैनेजर की नहीं, क्रेडिट डिपार्टमेंट की सैलरी, मतलब क्रेडिट मैनेजर के अंडर में। ओके, नेक्स्ट कटिंग यूटिलिटीज, कटिंग डिपार्टमेंट। स्विंग यूटिलिटीज, डायरेक्टर मार्केटिंग सैलरीज एंड एडमिन एक्सपेंस। हाँ है जी, डायरेक्टर मार्केटिंग सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके, हाँ तो इसका मतलब, हाँ सैलरी नहीं लिखा है, सैलरीज मतलब डायरेक्टर मार्केटिंग के नीचे सब लोग जो हैं इनकी सैलरीज, तो वो ये तीनों तो नहीं होंगे, पर डायरेक्टर मार्केटिंग का खुद का डायरेक्ट रोल हो गया। देखिए इन तीनों के मैनेजर्स की सैलरी भी इसके अंडर में है, और फिर जो इसके ऑफिस के खर्चे लगते हैं वो भी, भाई मान लीजिए डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए आपने एक ऑफिस लेके दे दिया, अब उस ऑफिस का किराया जो है उसके लिए ये तीनों तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसी तरह से डायरेक्टर मार्केटिंग के ऑफिस के जो भी खर्चे हैं, सैलरीज है, डायरेक्टर मार्केटिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस, वो इंजीनियरिंग मैनेजर। सेल्स मैनेजमेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ जी सेल्स वालों के ऑफिस के खर्चे, तो सेल्स नहीं, सेल्स मैनेजर के अंदर में ही है ना। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजर ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन मैनेजर के ऑफिस के खर्चे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में। डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज एंड एडमिन, तो डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में। देखिए डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की खुद की सैलरी की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब सैलरी, इसका मतलब इन दो लोगों की सैलरीज होगी और प्लस ऑफिस के खर्चे। तो अब शुरू करिए भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। हाँ, किस किस का पूछा है? डायरेक्टर मार्केटिंग, हाँ
अपन तो कह रही है 3 कॉलम ही बनाएंगे, बजट, एक्चुअल, वेरिएंस। रियल लाइफ में एक कॉलम लास्ट में और ऐड होगा, रिमार्क्स, कि भाई किस कारण से वेरिएशन आया। ये नहीं वेरिएशन आया नौकरी से हटा दो, रीज़न भी तो पूछना पड़ेगा क्यों हुआ। अच्छा, डायरेक्टर मार्केटिंग के अंदर में कौन कौन थे भाई? एक तो सेल्स मैनेजर और पब्लिसिटी मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, और डी एक और आ जाएगा, ठीक है, जो उसके एक्सपेंसेस डायरेक्ट उसके अंडर में थे, ठीक है भाई। जो डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रोल में, इन तीनों के कंट्रोल में नहीं, और फिर क्या लग जाएगी टोटल। हाँ चलिए भाई, पहले सेल्स मैनेजर के सब ढूंढ ढूंढ के लिख लो। ट्रैवलिंग बजटेड कितना था? 9,000। एक्चुअल, वेरिएंस, आगे एडवर्स फेवरेबल लगा देना भाई, ठीक है। फिर सेल्स वालों का कमीशन कितना था? 7,000 नील। आपने कोई रिमार्क्स कॉलम नहीं बनाना है। हाँ फिर और कुछ है क्या भाई? हाँ, सेल्स मैनेजमेंट ऑफिस एक्सपेंस कितना? 16, 15, 700, 300 फेवरेबल। हाँ जी, बस हो गए सेल्स वालों का सब। बी पार्ट, पब्लिसिटी मैनेजर। हाँ, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग वाले देखो भाई क्या क्या खर्चे हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग है, और कुछ है ही नहीं, बस 4,000 नील। सी पार्ट, क्रेडिट मैनेजर। हाँ जी, क्रेडिट वाले में एक तो बैड डेट्स, उसी को पकड़ना पड़ेगा। 5,000, 3,000, 2,000 फेवरेबल। क्रेडिट रिपोर्ट्स कितना? 1,200, 1050, 150 फेवरेबल। क्रेडिट वाला अच्छा काम कर रहा है। फिर इसके डिपार्टमेंट की सैलरीज कितना कितना भाई? 8,000 नील। हो गए भाई, क्रेडिट वालों का काम ख़त्म। देन डी पार्ट, हाँ, जो डायरेक्टली उसके कंट्रोल में है, तो ये था ना भाई, डायरेक्टर मार्केटिंग, सैलरीज एंड एडमिन का खर्चा मार्केटिंग वाले का कितना? 20,000, 21,400, 1,400 एडवर्स। आ गए भाई सब? So A plus P plus C plus D, ठीक है। ये रिपोर्ट इस तरह से बनती है, हैं? क्या होगा? टैली नहीं होगा? हाँ, दिस इज 32, 30,
14, 200, 12,000, 050, favorable, total 70,000, 73, 350, 150 एडवर्स। फिर एक नेक्स्ट पूछा है डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो सेम ऐसे ही बन जाएगा, बना लेना आप लोग। उसमें कौन कौन आ जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर, हाँ देखिए डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आप कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजर ए पार्ट, उसके अंदर फर्स्ट कौन आ जाएगा? कटिंग डिपार्टमेंट, फिर आ जाएगा स्विंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और फिर बी पार्ट के अंदर आ जाएगा कौन सा वाला? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और सी पार्ट में आ जाएगा उसके खुद के जो डायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ए और बी पार्ट बनेगा ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिपोर्ट हो गई, इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी पार्ट जब आपने किया तो प्रोडक्शन मैनेजर की रिपोर्ट यही है। क्वेश्चन है प्रोडक्शन मैनेजर का भी पूछा है ना, तो दैट विल बी, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है सेल्स मैनेजर की बनाओ, ये रही साहब, भाई वो कोई अलग से रिपोर्ट थोड़ी होगी, जो सेल्स मैनेजर की रिपोर्ट है वही उसके अंदर कॉपी पेस्ट हो रही है। चलो जी, आज इतना ही करेंगे, होमवर्क लिख लो अब। फिफ्थ तक हो गए थे, हाँ बचे हुए सब लिख लो बोले अब। 6, 7, 8, 9, 10